क्लास 10 का चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी जो हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है इसका एप्लीकेशन, सामान्य जनजीवन में इसका उपयोग कि किस तरह से इसके ज़रिए हम कुछ चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके लिए थोड़ा बेसिक समझ लीजिए कि एप्लीकेशन में हम क्या क्या करेंगे। कि जैसे ऊंचाई, इसको हम इस चैप्टर को कभी कभी हाइट एंड डिस्टेंस भी बोल देते हैं, ऊंचाई और दूरी। एक चीज़ होती है क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर क्या होता है? आपने थर्मोमीटर सुना होगा, दूसरे मीटर सुने होंगे। क्लिनोमीटर होता है जो एंगल नापता है। आपने सड़क पर काम करते हुए देखा होगा कई बार इंजीनियर्स को कि वो एक तिपाही पे एक एपरेटस रखे होते हैं और उससे सर्वे कर रहे होते हैं। तो उनके पास क्या होता है, वो एक क्लिनोमीटर होता है। क्लिनोमीटर क्या होता है? जो एंगल बता देता है, किसी भी चीज़ का एंगल बता देगा कि ये इतना जो है एंगल कितना जो है घूमने पे एंगल कितना हो गया। जैसे अगर सपोज करो ये कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे स्थित है, ये खड़ा हुआ है, यहाँ उसने तिपाही लगा रखी है और ये सामने उसके कोई ये टावर है, और उस टावर पे जो उसका जो क्लिनोमीटर है, क्लिनोमीटर बता देगा कि ये हॉरिजेंटल से इसकी टॉप को देखने के लिए है उसको कितना एंगल बना दिया। तो उसका जो क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। मान लिया सपोज करो कोई टावर है या कोई बड़ी बिल्डिंग है, आपके स्कूल की बिल्डिंग है, और ये तिपाही पे खड़ा हुआ है कौन? ऑब्जर्वर। और ये स्कूल की बिल्डिंग का ऊपरी सिरे को ऐसे घुमा दिया तो ये किलोमीटर बता देगा कि ये एंगल कितना जो है घूमा, कितना रोटेट होने पे ये एंगल बना। तो इसके जरिए वो निकाल सकता है क्या? ये जो एंगल यानी हॉरिजेंटल से जो ऊपर की तरफ जब गए हम, तो ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में हम इसे कह देते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण का मतलब है कि कोई ऑब्जर्वर नीचे है और नीचे से ऊपर की चीज़ को देख रहा है, तो ये जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, या हिंदी में कहलाएगा उन्नयन कोण। अच्छा, अब एक दूसरी स्थिति है कि ऑब्जर्वर आपका ऊपर बैठ गया, यहाँ बैठ गया, स्कूल की छत पर बैठ गया, और स्कूल की छत से इसने बाकी के पार्ट्स को, बाकी चीज़ों को देखा, ये सड़क को देख रहा है नीचे। अब यहाँ क्या हो रहा है कि हॉरिजेंटल इस तरह से है इसका, और हॉरिजेंटल से जो इसका एपरेटस है क्लिनोमीटर, वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे की तरफ जो एंगल बनाएगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे हिंदी में कह देते हैं अवनमन कोण। क्या कह देते हैं इसे? अवनमन कोण। हिंदी में इसको लिख देते हैं अवनमन कोण। और उसको एंगल ऑफ एलिवेशन को क्या कह देते हैं हिंदी में? उन्नयन कोण। अच्छा, अगर सपोज करो ये एक बीच में बैठा है, एक जगह एक बिल्डिंग की छत पर बैठा है, यहाँ सामने टावर देखता है, वो टावर की टॉप को देखता है। ठीक है, टावर की टॉप को देखने के लिए उसने हॉरिजेंटल से ये जो एंगल बना, तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो नीचे की तरफ उसके फुट को देखने के लिए उसने जो घुमाया, वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, इसको देख करके आप समझ लोगे अच्छे से। अब ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। एक्सरसाइज 9.1 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है इसके। 9.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है पहला क्वेश्चन? एनसीईआरटी की किताब, जब भी ये चैनल देखो तो एनसीईआरटी की अपनी किताब को सामने ज़रूर रख लो अपने खोल के, जिससे कि क्वेश्चन आपको दिखाई देते रहें, और क्वेश्चन देखने के बाद, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर उसको करो क्वेश्चन को, तो आपको निश्चित रूप से अच्छे से ये समझ में आती चली जाएगी खेल की क्या है। पहला क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। कि सर्कस का आर्टिस्ट 20 मीटर ऊंची रोप पर चढ़ रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड, जो टाइटली बंधी हुई है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, एक खंबे के ऊपरी सिरे से बंधी हुई है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाई द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। यदि रस्सी जो है कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ये एक पोल है, इस पोल के ऊपरी सिरे से एक रस्सी बांध दी हमने जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इस रस्सी की लंबाई अगर 20 मीटर है, इस रोप की लंबाई 20 मीटर है, तो हमें इस खंबे की ऊंचाई निकालनी है। सिंपल। मान लिया हमने लेट हाइट ऑफ द पोल h है, और लेंथ ऑफ रोप, AC चित्र के अनुसार AC है रोप, उसकी लंबाई हमें 20 मीटर दे रखी है। अब इन ट्रायंगल ABC में ये हमें निकालना है और ये हमें पता है। तो हमेशा दो चीज़ों का ध्यान रखो कि जो हमें पता है और जो हमें निकालना है, और एंगल, तीन चीज़ों का ध्यान रखो। उसी के आधार पर आप साइन, कॉस या टैन लगाओ।
अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इसकी एंगल का अगर हम साइन लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, h/20 आ जाएगा। साइन क्या होता है, साइड अपोजिट टू द एंगल अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 लगा दिया इन ट्रायंगल ABC, तो साइन 30 क्या हो गया, AB अपॉन में AC हो गया। साइन 30 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 1/2, और AB हो गया h और AC हो गया 20। तो यानी h की वैल्यू आ गई 20 × 1/2, दैट इज 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल हमारे पास आ गई 10 मीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्या कह रहा है कि भाई आंधी आई और आंधी में एक पेड़ था हमारे पास, मान लिया AB था, और ये AB पेड़ सी से टूट करके गिर गया, और इसका जो ऊपरी सिरा था ये B इसकी चोटी थी, ये चोटी ज़मीन पे मिल गई, और ये एंगल बना रही है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। और कितनी दूरी पर जा करके ये हिस्सा इससे जुड़ गया, ये 8 मीटर की दूरी पे ये हिस्सा जो है ज़मीन से 8 मीटर की दूरी पे ये हिस्सा टूट करके पेड़ का इस ज़मीन से ये यहाँ पे मिल गया। यानी हमारे पास AB पेड़ था, और इस AB पेड़ में से ये C से टूट गया, C से टूट के ये जो BC हिस्सा है कहाँ आ गया, ये CD बन गया, इधर को बन गया, और यहाँ पे मिल गया। अब इस हिस्से की दूरी जो इसकी टॉप थी B ही, तो जो B टॉप थी B ही ज़मीन पर आकर के हमने उसको D नाम दे दिया, या हम B' भी दे सकते थे। तो हमने लेट AB वाज ट्री विच ब्रोक फ्रॉम C, सो टॉप B टचेज द ग्राउंड एट D, इसलिए ये टॉप जो B थी वो D पे आ गई। अब AD हमारे पास कितनी है, 8 मीटर है। इन ट्रायंगल ACD हमने ले लिया, ACD में अब हमें पेड़ की ऊंचाई चाहिए। पेड़ की ऊंचाई कब निकलेगी हमारे पास, एक तो ये AC चाहिए हमें, और एक ये BC चाहिए। AC + BC पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी कि नहीं। अब AC ये जो BC है, BC किसके बराबर है, CD के बराबर है। यानी अगर हम AC को निकाल लें और CD को निकाल दें और दोनों को जोड़ दें, तो पेड़ की जो टूटने से पहले जितनी ऊंचाई थी वो हमें पता चल जाएगी कि नहीं। अब इसके लिए हमने वही किया कि ट्रायंगल ACD में पहले हमने tan 30 लगा दिया। tan 30 क्या हो गया, AC अपॉन में AD, यानी 1/√3 = AC/AD कितनी है, 8, तो अपॉन में 8, दैट इज AC = 8/√3 आ गया। ऐसे ही अब अगर cos 30 लगा दें हम, cos 30 क्या हो गया, AD/CD। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 है, तो √3/2 बराबर क्या हो गया, 8/CD। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, CD × √3 = 8 दूनी 16, तो CD आ गई 16/√3। तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो गई, बिफोर ब्रेकिंग, यानी टूटने से पहले। ये क्या है, चित्र में देख लिया है आपने, AB है, AB किसके बराबर है, AC + BC के बराबर है, और BC किसके बराबर है, CD के बराबर है, तो AC + CD। अब AC और CD दोनों की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, एक आ गई है 8/√3, दूसरी आ गई है 16/√3। दोनों को प्लस कर दिया, कितना हो गया, 24/√3। अब √3 को रेशनलाइज कर दिया, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया, 3 बन गया। कितना हो गया, 24/√3/3, दैट इज 8/√3 मीटर। तो ये हाइट ऑफ द क्या आ गई, ट्री बिफोर ब्रेकिंग, यानी टूटने से पहले जो पेड़ की ऊंचाई है वो आ गई है। क्लियर हो गया कि नहीं क्वेश्चन। अब देख रहे हो आप, ये है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। एक ठेकेदार को 2 स्लाइड बनानी है। स्लाइड क्या होती है, जैसे वो फिसल पट्टी, जैसे कहते हैं फिसल पट्टी, जो ऊपर चढ़ गए और जिस वजह से बच्चे नीचे फिसल जाते हैं। फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क, पार्क में खेलने के लिए बनानी है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, सी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। अब जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो चाह रही है कि वो 1.5 मीटर ऊंचाई का, और एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, और जिसका ढाल जो है 30 डिग्री हो, यानी ऊंचाई भी ज़्यादा ना हो और जो स्लोप है वो भी ज़्यादा ना हो, इस तरह का बनाना चाह रहा है। इसी तरह से बड़े बच्चों के लिए, एबव 5 से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो एक 3 मीटर ऊंचा और 60 डिग्री स्लोप का बनाना चाह रहा है। तो दोनों ही स्लाइड की लंबाई बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यानी छोटे बच्चों के लिए कम ऊंचाई का, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर, और एंगल ये कितना है,
स्लाइड का 30 डिग्री है। तो हमें क्या बतानी है, इस फिसल पट्टी की लंबाई, स्लाइड की लेंथ बतानी है। ठीक है, दो केस में अलग अलग। तो पहला केस हम ले लेते हैं फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, कि जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए ये 1.5 मीटर ऊंचा है और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये हमें क्या निकालनी है, ए सी निकालनी है और एच हमें पता है, एच बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। और ए बी बाई ए सी के लिए हम क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, वो साइन क्या होता है, एंगल अपोजिट, वो साइड अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 क्या हो गया हमारा, ए बी अपॉन में ए सी हो गया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी ये हो गया 1.5 अपॉन एल। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 इंटू 2, यानी एल की वैल्यू आ गई 3 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्लाइड आ गई हमारे पास कितनी, 3 मीटर। ऐसे ही अब सेकंड पार्ट में इसके में फॉर चिल्ड्रन एबव द 5 ईयर, यानी जिन बच्चों की एज 5 साल से ऊपर है, तो उसके लिए ये जो ऊंचाई चाह रहा है वो कितनी चाह रहा है, 3 मीटर, और ये एंगल चाह रहा है 60 डिग्री। अब इस फिसल पट्टी की जो है लेंथ निकालनी है, इस स्लाइड की लेंथ निकालनी है, वो हमने एल मान ली। तो लेट लेंथ ऑफ द स्लाइड एल मान ली। अब साइन 60 लगाना है, तो साइन 60 इक्वल टू डी ई अपॉन डी एफ हो गया। नाम इसे हमने डी ई एफ दे दिया, दूसरा ट्रायंगल नाम बदल दिया। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और √3/2 बराबर क्या हो गया, 3/L। तो √3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, √3 इक्वल टू 2 इंटू में 3। तो एल की वैल्यू आ गई 2 इंटू 3 अपॉन में √3। अब रेशनलाइज कर दिया, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 बन गया, 3 से 3 कट गया, और जो स्लाइड की लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 2√3 मीटर आ गई है। तो लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी आ गई, 2√3 मीटर आ गई। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये शुरुआत के। अब आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कि किसी टावर से 30 मीटर की दूरी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया वो कितना देखा गया, 30 डिग्री देखा गया। तो उस टावर की हाइट बताइए। यानी 30 मीटर की दूरी, टावर से हम कितने चले गए, मान लिया ये ए बी हमारा टावर है और बी से हम 30 मीटर की दूरी पर चले गए, तो ये हमारा जो एंगल है कितना है, 30 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और हमें क्या निकालनी है, इस टावर की हाइट निकालनी है। तो लेट हाइट ऑफ द टावर ए बी इक्वल टू, हमने एच कह दिया, बी सी हमें 30, ये चीज़ हमें गिवन है, जो चीज़ गिवन थी क्वेश्चन में से वो लिख दी। अब इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 कितना हो गया, tan 30 इक्वल टू ए बी बाई बी सी हो गया। tan 30 की वैल्यू सबको याद हो गई होगी, अब प्रयोग करते करते 1/√3 हो गई। ए बी है एच बट्टे में 30, तो एच की जो वैल्यू आई कितनी आ गई भाई, h√3h इक्वल टू 30 है। तो या h बराबर क्या आ गया, 30 बट्टे 1√3। रेशनलाइज करोगे तो 1√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 30 इंटू 1√3/3। 3 से फिर ये tan तुम्हारा 30 जो कितने बार टाइम कट गया, 10 टाइम कट गया, तो क्या आ गया, tan√3। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई, tan√3। क्लियर हो गया कि नहीं क्वेश्चन, ईजी। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं। अब 5वां क्वेश्चन कह रहा है, एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। उसकी जो स्ट्रिंग है, जो उसकी डोर है पतंग की, वो ज़मीन में से काट दी गई। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और ये जो डोर है पतंग की, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, स्ट्रिंग जो है 60 डिग्री का बना रही है। अगर हम मान लें कि इसमें कोई स्लैग नहीं है, स्लैग यानी झोल नहीं है, ढीलापन नहीं है कोई भी, वास्तव में वैसे पतंग जब उड़ाते हैं तो होता है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि है नहीं है, तब इसकी हमें क्या बतानी है, कि उस पॉइंट की जो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बतानी है। इसकी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की कितनी लंबाई है। तो हमने मान लिया लेट के इज काइट एंड सी इज द पॉइंट एट विच द स्ट्रिंग इज टाइड टू द ग्राउंड, और लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमने एल कह दी। तो ये चित्र बन गया हमारे कि यहाँ पे ये बंधी हुई है डोर, पतंग ये उड़ रही है, ये इसकी लंबाई एल हो गई, ये 60 मीटर इसकी ऊंचाई बता रखी है हमें। अब हमें क्या निकालनी है, एल निकालनी है, और ये 60 मीटर के हिसाब से निकालनी है। अब इन ट्रायंगल के बी सी, क्योंकि आप सोच रहे हो बार बार ए बी सी लिख देते हैं, इसलिए हो गया के बी सी लिख दिया। और साइन 60 कितना हो गया, के बी बाई के सी हो गया। साइन 60 की वैल्यू के बी अपॉन में के सी। क्योंकि भाई ये हमें दे रखा है और ये हमको निकालना है, उसी हिसाब से हमने साइन ले लिया। अब साइन की वैल्यू क्या होगी, √3/2।
साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 इक्वल टू 60/L, यानी √3L इक्वल टू 2 इंटू में 60। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 60 इंटू √3 अपॉन में √3 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि L इक्वल टू क्या आया 120, 2 गुणा 60 बटे में √3। अब इसे रेशनाइज करने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3 बन गया। ये √3 अपनी जगह पे था, ये 3 से 120 कट गया कितने टाइम, 40√3 टाइम। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई हमारे पास 40√3 मीटर। क्लियर हो गया कि नहीं सबको। अब क्वेश्चन 6, अब ये थोड़ा क्वेश्चन बढ़ रहा है, 5 तक ये बिल्कुल छोटे छोटे हमारे क्वेश्चन थे, अब इनका आकार थोड़ा सा बड़ा हो रहा है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक लड़का जिसकी लंबाई, लड़के की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है, वो खड़ा है 30 मीटर की दूर, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग के सामने खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री इफ ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अगर वो बिल्डिंग की ओर चलता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो बताइए उसने कितनी दूरी तय की। अब देखिए चित्र कैसे बनाएंगे, चित्र ऐसे बनाएंगे भाई, लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर, ये हो गया हमारे ME, ये लड़का था मैन है, तो ये यहाँ खड़ा था और ये क्या था, ये टावर था। टावर कितना ऊंचा था, 30 मीटर। टावर बनाने में कोई दिक्कत नहीं, टावर AB बना दिया हमने, लड़का ME हो गया। अब लड़का कहाँ से चला, M से N की ओर चला है, टावर की ओर जा रहा है। यहाँ पे उसने क्या देखा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री था। ठीक है, अब वो यहाँ से आगे चल दिया टावर की ओर और एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। अब हमें बताना है कि इस लड़के ने कितनी दूरी तय की, यानी हमें इस MN की लंबाई बतानी है। देखो ज्योमेट्री, इसके ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में, हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में सबसे पहले आप चित्र अगर सही बन गया आपका तो आधा सवाल सही हो गया, क्योंकि फिर ज़्यादातर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर चित्र में ही गलती हो गई तो फिर आगे वो फिर सही नहीं निकल सकता। तो इसलिए चित्र बनाते समय पहले सोचो कि क्या हुआ। भाई ये था हमारे पास टावर AB और ये लड़का था ME, और ये लड़का आगे को चला इसकी तरफ, कहाँ पहुँच गया, ND पे पहुँच गया, ND पहुँच गया ये लड़का। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री से कितना हो गया, इसका 60 डिग्री हो गया। अब हमें बताने कि इसमें कितनी दूरी तय की, बशर्ते कि इस टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 30 मीटर है, 30 मीटर ऊंचा टावर है। क्लियर। अब वही बात हमने यहाँ लिख दी कि लेट AB इज ए 30 मीटर हाई टावर एंड बॉय वाज स्टैंडिंग एट E पे खड़ा था एंड एंगल ऑफ एलिवेशन वाज 30 डिग्री एज द बॉय मूव टू D। जैसे ही वो D पे पहुंचा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। जो बात थी उसमें वो हमने यहाँ लिख दी। अब इन ट्रायंगल ALN में आपने विचार किया, इस वाले में लगाया। अब इसमें हम क्या लगा दें भाई, ये 60 डिग्री है और ये 30 में से जो AL है, AL कितनी रहेगी, AL 30 में से 1.5 घट गया, ये लंबाई घट गई, क्योंकि जो लंबाई यहाँ लड़के की है वो यही ME और ND और LB ये सब बराबर ही होंगे। तो tan 60 लगाया तो tan 60 कितना हो गया, AL बट्टे में LN, और AL जो हुआ वो AB में से BL घट गया, यानी 30 में से 1.5 घट गया, 30 में से 1.5 माइनस हो गया और LN अपनी जगह पे आ गया। अब tan 60 की वैल्यू हमने लिख दी √3 और ये हो गया 30 में से 1.5 माइनस हुआ तो ये क्या बचा, 28.5 अपॉन में L या √3 LN इक्वल टू 28.5। 28.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 57/2, 57/2, या LN आ गया हमारा 57/2√3। क्लियर हो गया भाई, LN हमारा निकल के आ गया कितना, 57/2√3। अब दूसरे ट्रायंगल ALM में ले लिया, ALM इसमें ले लिया। यहाँ पे tan 30 लोगे तो क्या आएगा, AL अपॉन में ML, tan 30 हमने ले लिया, AL अपॉन में LM। तो AL हमारे पास कितना निकले आया, 28.5 और अपॉन में LM, और tan 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/√3। तो 1/√3 इक्वल टू 57/2 इंटू में LM, यानी LM की वैल्यू होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इधर LM पहुँच गया और √3 कहाँ आ गया, 57 इंटू में √3 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं, LM का 1 में हो गया, ये 2 अपनी जगह रहा है, √3 इधर पहुँच गया, तो ये हो गया 57/2 इंटू में √3। अब डिस्टेंस कवर्ड बाई द बॉय ने डिस्टेंस कितनी तय की है फिगर में, MN, और MN क्या है, LM माइनस LN। LM कितना है 57 √3/2 और ये है 57
57/2 अंडर रूट 3। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इसमें से हमें 57/2 कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में। 57/2 कहाँ है, दोनों जगह है। तो 57/2 को हमने बाहर निकाल दिया। 57/2 को ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, तो यहाँ √3 बच गया और ये 1 माइनस √3 बचा। अब एलसीएम आ गया इसका √3, √3 का √3 से हो गया 3 और माइनस 1, 3 में से 1 घट गया 2, तो 2/में अंडर रूट 57/2 मल्टीप्लाई बाई 2/√3, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 57/√3 बच गया। और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, ये 3 बन गया। √3 इंटू √3 3 और ये 57√3 है। अब 3 से इसे काटोगे 57 को, तो कितने बार कट गया, 19 किया 57, याद है भाड़ा 19 का नहीं, चलो नहीं है तो 3 से भाग लगा लो, 3 एकम 3 2 में 27, तो 19√3 मीटर ये क्या आ गई, डिस्टेंस कवर्ड बाई द बॉय। तो यानी डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉय कितनी आ गई, डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉय, लड़के द्वारा चली गई दूरी, ये आ गई 19√3 मीटर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कि जमीन पर स्थित, भूमि पर स्थित किसी बिंदु से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर की बॉटम और टॉप के जो फिक्स्ड हैं एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो उस टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या मतलब हुआ, दोबारा समझ लो क्वेश्चन को, कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और इस 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, एक टावर लग रहा है। उस टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है और उसकी टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ठीक है। तो अब हमें उस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, बिल्डिंग की ऊंचाई हमें पता है। तो फिगर समझ में आ गई, कैसे बन गई फिगर, कि भाई ये ए बी बिल्डिंग थी, यहाँ से इस ए बी बिल्डिंग के ऊपर BD टावर लगा हुआ है और C से इस B पॉइंट यानी बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री है और जो इसकी टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो अब हमें क्या निकालना है, इस BD टावर की ऊंचाई निकालनी है। इसी बात को सबसे पहले हमने लिख दिया, लेट AB इज 20 मीटर हाई बिल्डिंग, AB 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, फ्रॉम C एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम B ऑफ टावर, बॉटम B क्या है, बॉटम ऑफ मतलब उसका फुट है फुट ऑफ बॉटम B ऑफ इज 45 डिग्री, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर D इज 60 डिग्री, और इसकी जो टॉप है D उसका 60 डिग्री है। और हमें क्या निकालना है, इस H की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट हाइट ऑफ द टावर हमने क्या लिख दी, H है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC में क्या हो गया हमारे पास 1045, 1045 बराबर क्या हो गया AB बट्टे में AC। तो 1045 ये 1 हो गया और AB कितनी है 20 और AC हमें निकालनी है। चलो निकाल देते हैं, AC आ गई 20 मीटर, क्योंकि ये AC अब अगले वाले में काम आ जाएगी। अब इसी को इन ट्रायंगल ACD में देखोगे आप, ACD में क्या हो गया, इसी वाले चित्र में ACD में आप देख रहे हो 1060 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू कहाँ आ गई, 1060 आ गया हमारे पास AD अपॉन में AC और AD क्या हो गया H + 20। तो यहाँ 1060 हमारे पास हो गया AD अपॉन AC और 1060 की वैल्यू कितनी हो गई √3 और √3 बराबर क्या हो गया H + 20 अपॉन में 20 हो गया कि नहीं। अब इसे ज़रा सॉल्व कर दो भाई, AC की वैल्यू हमने 20 निकाल रखी है, 20 डाल दी इसमें और √3 = H + 20 अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 20 √3 = H + 20, यानी H आ गया 20 √3 - 20। इस 20 को अगर हम कॉमन निकाल दें तो हाइट ऑफ टावर जो है, टावर जो ऊपर बना हुआ है उसके उसकी वैल्यू कितनी आ गई 20, कॉमन ले लिया तो √3 - 1। अगर क्वेश्चन में हमें दे रखा हो कि √3 की वैल्यू इतनी है तब निकालिए, कैलकुलेट कीजिए, तभी आप जो है डालें वैल्यू, अन्यथा आपको नंबर पूरे इतना पूरा करने पे ही मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन के ब्रैकेट में लिख रहा है कि टेक √3 = 1.73,
उसी केस में आप √3 की वैल्यू डालें। कई बार मैं देखता हूँ बच्चे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन में बिना मतलब √3 की या √2 की वैल्यू डाल देते हैं। तो वो तभी डालिए बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में जब जो है वो कहे, ऐसा कहे कि ये निकालिए और ये दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैच्यू है जो कि 1.6 मीटर ऊंची है, स्टैंड्स ऑन दी टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, और वो एक पेडेस्टल पर रखी है। जैसे जो चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है और मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 1.6 मीटर है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। स्टैच्यू की जो टॉप है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके बॉटम का पेडेस्टल के टॉप का, यानी पेडेस्टल का टॉप और जो है स्टैच्यू का बॉटम, एक ही बात होगी कि नहीं, वो 45 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो पेडेस्टल की ऊंचाई आपको बनानी है। तो फिगर होगी जैसा क्वेश्चन 7वें में थी, फिगर उसी तरह की होगी। ये आपका पेडेस्टल हो गया AB, और AB के ऊपर ये BD आपकी स्टैच्यू होगी, और इस स्टैच्यू की ऊपरी सिरे का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री है इसकी टॉप का। अब ये कहता है कि पेडेस्टल के ऊपरी सिरे का, पेडेस्टल का ऊपरी सिरा कहो या स्टैच्यू का निचला सिरा कहो, एक ही बात है, यानी इसका B का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। अब हमें ऊंचाई बतानी है किसकी, पेडेस्टल की बतानी है, ठीक है। अब उसी तरह से हम कर देते हैं सॉल्व। लेट BD इज द स्टैच्यू ऑफ हाइट 1.6 मीटर स्टैंडिंग ऑन द पेडेस्टल AB ऑफ हाइट H, ठीक है, जो निकालनी है हमने। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैच्यू D इज 60 डिग्री वाइल टॉप ऑफ पेडेस्टल B इज 45 डिग्री। जो हमें दे रखा था क्वेश्चन में वो सारी बात हमने यहाँ लिख दी, और हमने AC को X मान लिया कि बार बार AC लिखने में थोड़ा ज़्यादा देर लगती है, इसलिए AC को हमने X लिख दिया। अब इसे X लिख देंगे। इन ट्रायंगल ABC में आप क्या देख रहे हो, 1045 डिग्री। 1045 कितना हो गया, AB/AC हो गया। 1045 की वैल्यू सबको याद हो गई होगी, 1 होती है। 1 = AB है हमारा H और BC है X, तो H/X। इससे आ गया हमारे पास H = X, यानी H X के बराबर आ गया। अब इन ट्रायंगल DAC, दूसरे ट्रायंगल में ले लिया DAC में, इस वाले में DAC में ले लिया, तो यहाँ क्या है 1060। 1060 = AD/AC आएगा, और AD कितनी होगी, H + 1.6 अपॉन में X। तो वही बात हमने यहाँ पे DAC में लिख दी, 1060 = AD/AC, यानी √3। 1060 की वैल्यू कितनी, √3 H + 1.6 अपॉन में X, तो √3X = H + 1.6। अब H को X के बराबर रख दिया, तो ये हो गया √3H = H + 1.6। अब इसमें से कॉमन आ गया क्या, √3 - 1 × H, √3 - 1 × H कॉमन आ गया कि नहीं, बराबर 1.6। अब √3 - 1 से हमने डिवाइड मार दिया, H हमारे पास आ गया 1.6 अपॉन में √3 - 1। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए √3 + 1 से हमने ऊपर नीचे इसका, क्यों √3 + 1 इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। कॉन्जुगेट से हमने इसको ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया 1.6 इंटू में √3 + 1, और √3 - 1 इंटू √3 + 1 कितना आ गया, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। 3 में से एक घटा, क्या बचा, 2 बच गया है। 3 में से एक घटा 2 बच गया। अब 2 से 1.6 को काटेंगे तो कितना कट जाएगा, 2 से अगर जो है 1.6 को काटोगे तो 0.8, 2 × 8 = 16, 0.8 इंटू में √3 + 1। और वो जो बात बताई थी अभी कि भाई √3 की वैल्यू तभी डालो, अगर दे रखी है तो डालो, नहीं दे रखी तो आप इसको यहीं छोड़ दोगे, यहीं हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree if the tower is 50 meter high, तो find the height of the building। अब ऐसा सवाल जब भी आता है तो मैं देखता हूँ कई बार बच्चे इसे ठीक नहीं कर पाते। उसका रीज़न क्या है, एक तो वो इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं, कौन बड़ा होगा, भाई बिल्डिंग ऊंची है या टावर ऊंचा है। चित्र बनाने में थोड़ी परेशानी का सामना बच्चों को करना पड़ता है। तो एक तो ये बेसिक समझ लो कि हमेशा टावर ऊंचा होगा, ठीक है, टावर ज़्यादा ऊंचा होगा, बिल्डिंग उसके कंपैरेटिव छोटी होगी, ये सोच सकते हैं।
या दूसरा इससे क्लू सोचो कि जब हम बिल्डिंग के नीचे खड़े होते हैं तो टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है, 60 डिग्री है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब टावर ऊंचा है। और जब हम टावर के बॉटम पे खड़े हैं तब बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, यानी वो कम है, तो जो बिल्डिंग की ऊंचाई है वो टावर से कम होगी। ओके, इन दो चीज़ों को अगर हम दिमाग में बैठा के चलते हैं तो फिगर सही आती है। कई बार मैं देखता हूँ इसी क्वेश्चन में उल्टा बन जाता है कि वो जो 50 मीटर का जो है इसे कर देते हैं और इसको जो है फिर कर देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ये सोचो कि भाई कौन ऊंचा होगा, ऊंचे का तरकीब क्या होगी कि भाई जब इसके बॉटम से उसके बॉटम का, जिसके बॉटम से दूसरे का जो एंगल ऑफ एलिवेशन जिसका ज़्यादा है वो बिल्डिंग ऊंची होगी। बिल्डिंग है हो चाहे टावर हो, वो ज़्यादा ऊंचा होगा जिसके बॉटम से दूसरे के बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इसी बात को हम लिखते हैं। लेट ए बी इज़ अ बिल्डिंग, ए बी हमारी बिल्डिंग है, एंड सी डी इज़ अ टावर, सी डी टावर है। सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सी फ्रॉम बी इज 60 डिग्री, तो इसकी जो टॉप का जो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो गया। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए फ्रॉम डी इज 30 डिग्री, यहाँ से इससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अगर इस टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो इस बिल्डिंग की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, हमें फाइंड करनी है। तो हमने मान लिया भाई ये दे रखा है 50 मीटर है, तो लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एच मान ली, और डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, ये हमने इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो x मान ली। और यहाँ पे हमें सी डी इक्वल टू दे रखा है कितना, सी डी हमें यहाँ दे रखा है 50 मीटर टावर है। अब आ जाओ ट्रायंगल ले लो भाई, बी सी डी ले लिया पहले हमने ट्रायंगल, बी सी डी में क्या हो गया tan 60, tan 60 क्या हो गया सी डी अपॉन में बी डी है, साइड अपोजिट टू द एंगल अपॉन में साइड एडजेसेंट टू द एंगल, ये फार्मूला है। तो tan 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √3, और सी डी क्या है 50 है, और बी डी क्या है x हमने मान लिया है, जो 50 अपॉन एक्स, यानी √3x इक्वल टू 50, यानी x की वैल्यू आ गई 50 अपॉन में √3। अब इन ट्रायंगल ए बी डी जब हमने लिया तो ए बी डी में क्या हो गया भाई, ये एंगल कितना दे रहा आया है हमारे पास 30 डिग्री, और tan 30 कितना हो गया यहाँ ए बी अपॉन में बी डी। ठीक है, ये देख रहे हो tan 30 इसमें कितना हो गया ए बी अपॉन में बी डी। तो अब यहाँ tan 30 लगा दिया, tan 30 लगा दिया तो ये आ गया ए बी अपॉन बी डी, यानी tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3, 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन में एक्स। तो एच की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई x अपॉन √3, और अभी इक्वेशन 1 क्या था हमारा, x इक्वल टू 50 अपॉन √3, तो इस x की जगह हमने क्या रख दिया 50 अपॉन √3 रख दिया, बाई इक्वेशन 1 पुट वैल्यू ऑफ x रख दिया हमने। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 50 अपॉन √3 इंटू √3, दैट इज 50/3। तो ये हमारे पास 50/3 मीटर हाइट आ गई किसकी, बिल्डिंग की, और 50/3 को हम इसका मिक्स न्यूमरल बना दें तो 3 से कितने बार चला गया 16 बार, और शेष रिमाइंडर थ्रू 16, 2/3 मीटर इसकी हाइट हो गई। तो इस तरह से ये जो हमने 9 क्वेश्चन इसके किए, इनको करोगे आज आप ट्रिग्नोमेट्री में। और जैसा कि बच्चे कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा लंबी ना बनाया करो सर, थोड़ी छोटी ही बना दिया करो। चलो आज हम इसके 9 क्वेश्चन करते हैं, पीछे की ट्रिग्नोमेट्री का भी रिवीजन करेंगे जो एनसीईआरटी की हमने की थी चैप्टर 8 की, और फिर इसके बाद इसके एप्लीकेशन के थ्योरी को समझेंगे, और इसके एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी एक बार बच्चे करते रहेंगे, क्योंकि मैं केवल इसमें एक्सरसाइज करा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स आप अपने आप देखोगे। और अगर किसी एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको लगता है कि ये वाला एग्जाम्पल हमसे नहीं हो पा रहा तो मुझे बता दें, और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको सॉल्व करके दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।